हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई सीरीज जिसमें हम सेमेस्टर 2 DSC 6 यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का जो कि NEP पे पेज है उसका एवोल्यूशन करेंगे। उसके क्वेश्चंस की बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको, जिससे आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। So let us begin with our first question, which is what is IR and explain its origins and development. इसका मतलब है कि इंटरनेशनल रिलेशंस हम किसको कहते हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था और इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई थी। तो हम इसकी डेवलपमेंट फेजेस पे ध्यान देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज IR। तो IR की एक डेफिनेशन है जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर है हांस मॉर्गनथाउ। इनका नाम आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इनको फादर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी बोला जाता है। तो इनकी डेफिनेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस की कि इट इज द स्टडी of power dynamics and competition among states pursuing their interests। इसका मतलब है कि जो states हैं उनमें जो power dynamics हमें देखने को मिलते हैं between different states and जो competition देखने को मिलता है जब states अपने interest को pursue कर रही होती हैं, उसको ही हम international relations बोलते हैं। तो इन्होंने अपने work politics among nations में अपनी realist approach को highlight करा है, जो एम्फेसाइज करती है स्टेट के सेल्फ इंटरेस्टेड नेचर को इन द परस्यूट ऑफ पावर। पावर क्यों परस्यू करती हैं स्टेट्स? फॉर सिक्योरिटी और उनके नेशनल इंटरेस्ट्स। तो ये पर्सपेक्टिव जो है वो हाईलाइट करता है टेंशंस और राइवलरीज बिटवीन स्टेट्स एंड इंटर स्टेट रिलेशंस और आइडियलिस्टिक नोशंस कॉपरेशन के जो होते हैं उसको चैलेंज करता है। तो ये तो हो गई हमारी मॉर्गनथाउ का पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल रिलेशंस पे। बहुत सारे स्कॉलर्स ने और फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, बस मॉर्गनथाउ की कर लीजिए या अगर आपको लगता है तो किसी और स्कॉलर की कर लीजिए, दैट इज इनफ। सो ये तो था मॉर्गनथाउ की थ्योरी। एंड नेक्स्ट इज कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो कंटेम्प्रेरी टाइम में कैसे इवॉल्व हुआ है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड की तरह इवॉल्व हुआ है, जिसमें हम इंटरैक्शंस अमंग स्टेट्स और ग्लोबल एक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं। तो इसमें टॉपिक्स आ जाते हैं सच एज डिप्लोमेसी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल गवर्नेंस, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। IR एनालाइज करता है पावर डायनामिक्स को, सिक्योरिटी को, ग्लोबल कोऑपरेशन को और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को। ये बहुत सारी फील्ड से इंसाइट गैदर करता है सच एज पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। और ये जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करता है सच एज वॉर, ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में, मैनेज करने में, मीडिएट करने में हेल्प करता है। अब हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पे। सो नंबर 1 इज इट्स इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। मतलब ये बहुत सारी डिसिप्लिन से इंसाइट्स गैदर करता है सच एज जो हमने पहले बताया, इकोनॉमिक, फिलोसॉफिक एक्सेट्रा। सेकेंड इज ग्लोबल स्कोप। मतलब इसका जो स्कोप है वो वर्ल्ड वाइड है और ये एड्रेस करता है इश्यूज ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस सच एज वॉर, पीस, ह्यूमन राइट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज पावर डायनामिक्स। पावर डायनामिक्स का मतलब कि किसके पास पावर है और पावर को अचीव करने के लिए, पावर अटेन करने के लिए जो डायनामिक्स होते हैं, जैसे पावर डायनामिक्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग इंटर स्टेट रिलेशंस, इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस एंड बिहेवियर्स अमंग स्टेट। तो पावर डायनामिक्स जो हैं वो इंटर स्टेट रिलेशंस, मतलब स्टेट्स के आपस में इंटरेस्ट कैसे हैं, स्टेट डिसीजन कैसे लेती हैं और स्टेट्स का बिहेवियर कैसा होता है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी डिसीजन और बिहेवियर ये इन्फ्लुएंस करता है। फोर्थ इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड चेंज। इसका मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो इंटरनेशनल सिस्टम का कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक नेचर, मतलब कि ये इवॉल्व करता रहता है। क्यों? फ्रॉम चेंजिंग जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स, उसको भी कंसिडर करता है। फिफ्थ इज नॉर्मेटिव कंसिडरेशंस। इसका मतलब कि IR नॉर्मेटिव क्वेश्चंस में एंगेज होता है, उनके सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है
explanations देता है such as justice, morality and ethics in international affairs. और ये concepts such as war, human rights, global justice etc. को explore करता है. ये पर्सपेक्टिव्स जो है एथिकल डायनामिक्स और एथिकल डायमेंशंस को हाईलाइट करते हैं इन द ग्लोबल रेलेवेंस एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. नेक्स्ट वी हैव ओरिजिन्स ऑफ आईआर कि आईआर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था. तो आईआर की रूट्स जो है वो एंशियंट हिस्ट्री में है, मतलब बहुत पुराने हैं, सच एज थ्यूसिडाइड्स के टाइम पे, जो कि एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे. और इनके टाइम से वॉर और डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव्स हाईलाइट हो रहे थे इंटरनेशनल रिलेशंस में. हाउएवर इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन बना था इन द अर्ली 20th सेंचुरी. जो स्टेट सिस्टम है उसके भी डीप हिस्टोरिकल रूट्स हैं. जो स्टेट सिस्टम है वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में एग्जिस्ट करता है हिस्टोरिकली, सच एज एंशियंट इंडिया, एंशियंट ग्रीस और रेनेसांस इटली. बट जो कन्वेंशनल स्टार्ट हुआ था आईआर का वो डेट करता है टू द अर्ली मॉडर्न एरा इन यूरोप. ये कहता है कि इनिशियली जो स्टेट सिस्टम था वो यूरोपियन था और वेस्टर्न वर्ल्ड में ओरिजिनेट हुआ था, बट इवेंचुअली एक्सपैंड हुआ था इंटायर ग्लोब में इन द 19th एंड 20th सेंचुरीज. एंड आईआर का ओरिजिनेशन जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ये कहते हैं कि ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम द बिग बैंग्स सच एज ट्रीटीज ऑफ वेस्टफेलिया एंड द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अब हमारा आ जाता है डेवलपमेंट या इवोल्यूशन ऑफ आईआर. तो इवोल्यूशन के फेजेस क्या क्या रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, हम उसकी बात करेंगे. सो द फर्स्ट फेज इज प्री वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर से पहले. तो इस टाइम पे डिस्क्रिप्टिव डिप्लोमेटिक हिस्ट्री होती थी एंड इंटरनेशनल लॉ जो है वो आईआर की स्टडीज को डोमिनेट करता था. यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मेथड्स ऑफ एनालिसिस होते थे इंटरनेशनल रिलेशंस में. सेकेंड फेज इज इंटर वॉर पीरियड दैट इज बिटवीन 1920 एंड 1939. इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का जो पीरियड था दैट इज कॉल्ड इंटर वॉर पीरियड. तो इसमें आइडियलिज्म इमर्ज हुआ था एंड इंटरनेशनल गवर्नेंस थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज लीग ऑफ नेशंस का इमर्ज हुआ था. थर्ड फेज इज बिगिनिंग ऑफ 1930s टिल वर्ल्ड वॉर 2. तो इसमें रियलिज्म इमर्ज हुआ था, उसने प्रोमिनेंस गेन करी थी एंड फोकस था पावर पॉलिटिक्स पे, बैलेंस ऑफ पावर पे और सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज पे स्टेट्स की. फोर्थ फेज है हमारा पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 अंटिल 1960s. तो इसमें रियलिज्म जो है उसकी फाउंडेशन सॉलिडिफाई हो गई थी एंड एक्सपेंशन हुई थी टू इंक्लूड थ्योरीज ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट. फिफ्थ फेज आ जाता है हमारा लेटर कोल्ड वॉर यानी कि 1970s टू 1980s. इसमें डाइवर्स थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इमर्ज हुए थे सच एज न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म और पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, जिसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं. सिक्स्थ फेज है पोस्ट कोल्ड वॉर या फिर आफ्टर कोल्ड वॉर. तो इसमें आईआर की डाइवर्सिफिकेशन हुई थी क्योंकि पर्सपेक्टिव्स सच एज फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और न्यू मार्क्सिज्म ओरिजिनेट हुए थे. ट्रेडिशनल थ्योरीज भी प्रोमिनेंट थी बट इनका इमर्जेंस हुआ था. सेवेंथ फेज आ जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन का. तो ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइज वर्ल्ड के जो चैलेंजेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए थ्योरीज इमर्ज हुई थी सच एज न्यू लिबरलिज्म and there was focus on global governance, economic liberalization, climate change, terrorism, migration and human security. तो in conclusion हम ये कह सकते हैं कि international relations में significant shifts हुए हैं over time. ये traditional state centric approaches से और ज़्यादा inclusive और interdisciplinary perspectives की तरफ evolve हुआ है
एंड जो इवोल्यूशन है दैट इज मार्क्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो इन चेंजेस से जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ अडेप्ट कर सकता है और कंट्रीब्यूट करता है टू अ मोर इंटरकनेक्टेड, इक्विटेबल एंड पीसफुल ग्लोबल कम्युनिटी। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सिंपल और अच्छी लगी तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज एंड ऑल्सो वॉच द फ्यूचर वीडियोज जिसमें मैं पूरे क्वेश्चन पेपर का एवोल्यूशन एंड सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन and please do subscribe to my channel for more videos. Thank you.